नमस्कार, वेलकम बैक बाई प्रिसा आईएएस दिल्ली। आपकी तैयारी के अनुक्रम में कल हमने भारतीय राजनीति पे बात किया था। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ें, कौन सा टॉपिक, कौन सा कंटेंट जो है ज़्यादा प्रासंगिक है, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, चाहे वो प्रीलिमिनरी हो चाहे मेंस हो। और ये सारी तैयारी जो है यूपीएससी, आईएएस से लेकर के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इक्वली जो है हेल्पफुल है, मददगार है। मैं सीधे सीधे उस टॉपिक पे आता हूं जिसकी बात हमें करनी है और टॉपिक का नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार क्या है, मार्केट मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार क्या चीज है? बाजार एक ऐसी जगह जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है, उसको बोलते हैं बाजार। सीधा सा परिभाषा है बाजार का। तो उस बाजार में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था को तय करती है, अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करती है और अर्थव्यवस्था का प्रभाव आम जनमानस पे पड़ने देती है। तो बाजार की बात करें तो ये कई तरीके का बाजार होता है, जैसे फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र बाजार। मतलब क्या है कि यहां पे सरकार का कोई रेगुलेशन, कोई विनियमन नहीं होता। जैसे कि आप सब्जी मंडी या ऐसी मंडियों को देखते होंगे जो सरकार रेगुलेट करती है, प्राइसिंग तय करती है। जैसे आप अपने फसलों की उपज को बेचने जाते हैं सरकार के निर्धारित प्लेस पे, जहाँ पे एफसीआई और स्टेट फूड कॉरपोरेशन जहाँ पे अपना अनाज खरीदते हैं, तो वो फ्री मार्केट नहीं हुआ, रेगुलेटेड हुआ। फ्री मार्केट अनरेगुलेटेड होता है, जहाँ पर गुणता, कोटा, टैरिफ, ये सब चीज़ें जो है सरकार के द्वारा रेगुलेट नहीं होती है। तो जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, उस बाजार को बोलते हैं स्वतंत्र बाजार, फ्री मार्केट। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है? प्रशासित, एडमिनिस्टर्ड प्राइस, एडमिनिस्टर्ड प्राइस या एडमिनिस्टर्ड मार्केट। ये फ्री मार्केट के जस्ट उल्टा है। यहां पे सरकार तय करती है कि किसी चीज का रेट कितना होगा और
किस दर पे बिकेगा, और उसका सप्लाई पार्ट भी सरकार देखती है। जैसे डीजल और पेट्रोल ले लीजिए, डीजल और पेट्रोल, इसका प्राइस सरकार तय करती है, इसकी सप्लाई भी सरकार तय करती है, और ये कहाँ बिकेगा वो प्लेस भी सरकारी तय करती है। यानी राइट फ्रॉम अराइवल से सेल होने तक सारी चीजें जो है सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस एंड एडमिनिस्ट्रेड मार्केट। इसके अलावा और भी मार्केट के टाइप्स हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि जहां पे एकाधिकार सेलर या बायर को हो। एक ओलिगोपोलिस्टिक होता है जिसमें छोटे से लोग का समूह जो है मार्केट की दशा दिशा तय करती है। और एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट भी होता है जहां पे पूर्ण प्रतियोगिता होती है, बराबरी का। तो कहने का अर्थ यह है कि बाजार की अर्थव्यवस्था कितने तरीके से, कितने स्वरूपों में काम करती है, वो मैं आपको बताने का प्रयास किया। मार्केट जो होता है, जिसका नाम मार्केट है, वहां पे प्रोडक्ट्स, जो भी वस्तुएं बिकती है, उसका मूल्य निर्धारण सीधा सीधा मांग और आपूर्ति के आधार पे किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो वस्तु का मूल्य डिमांड कम होने की वजह से, मार्केट में 100 क्विंटल टमाटर आ गया, खरीदार कम है, तो रेट गिर जाएगा। और रेट तब ऊपर चला जाएगा जब खरीदार ज्यादा है और क्वांटिटी कम है। 10 किलो टमाटर है, खरीदार 100 लोग हैं, रेट बढ़ जाएगा। तो मार्केट का अभिप्राय क्या है, किस टाइप का मार्केट होता है, मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। अब ये इकोनॉमी जो होती है वो कई तरीके से काम करती है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का पूरा प्रभाव है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो एक कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस वाला, एडमिनिस्ट्रेड मार्केट वाला, उस पर हम फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड मार्केट प्राइस जो होता है वो कई तरीकों से जो है आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। अगर प्रशासित मूल्य व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? उन उत्पादों का, उन वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य निर्धारण अगर सरकार न करे तो आम जनमानस कैसे जो है उससे पीड़ित होगा। ये आपको मैं एक आध क्वेश्चन के थ्रू जो है समझाने का प्रयास करता हूं। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? अच्छा, ये तो प्रशासित मूल्य व्यवस्था, हम उदाहरण के तौर पर डीजल पेट्रोल का ले लेते हैं कि अगर डीजल पेट्रोल
प्रशासित मूल्य व्यवस्था से नहीं गवर्न होता तो क्या होता? ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो प्रशासित मूल्य व्यवस्था अगर डीजल पेट्रोल पे नहीं होता तो इंडियन रूरल इकोनॉमिक जो है, गांव की अर्थव्यवस्था है, उस पर क्या फर्क पड़ता? तो सबसे पहला फर्क ये पड़ता कि कृषिगत जो पेशा है उसके लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, कटाई, रोपाई, थ्रेसिंग, ये सब जो गतिविधियां जो मैकेनाइज्ड होती है, पंपिंग सेट और थ्रेसर से होती है, जहां डीजल का कंजम्पशन होता है, सरकार इसीलिए डीजल को आज भी एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस में रखी है कि आप कल्पना करिए कि उन छोटे गरीब कृषि पेशे से जुड़े हुए लोगों की हालात क्या हो जाएगी। तो जो कल हम बात कर रहे थे कृषिगत आर्थिक न्याय की, तो अब देखिए वो पॉलिटी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में कैसे इंटर कर गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार के द्वारा बुनियादी चीजों जैसे पेट्रो प्रोडक्ट्स को फ्री मार्केट से अलग नहीं रखा जाता। ये क्वेश्चन बन गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं कि अगर डीजल पेट्रोल पर प्रशासित मूल्य लागू नहीं होता तो ग्रामीण किसानों की अर्थव्यवस्था या उनका जीविकोपार्जन की स्थिति और दयनीय हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि डीजल का रेट जो मार्केट पे सपोज 90 रुपया है, फिर अगर ये फ्री मार्केट में आ जाता तो डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में ये 90 से 150 हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, 250 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसान की जो खेती है वो कितने दुष्प्रभावित होती है, आप कल्पना करिए। और उसकी जीविकोपार्जन की समस्या शुरू हो जाती। तो प्रशासित मूल्य व्यवस्था डीजल पे अगर नहीं होता तो कृषिगत आय जो आम किसानों की है वो दुष्प्रभावित होती। दूसरा कि जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना है, खेत जोतना है, उसके लिए भी चाहिए, पानी देना है खेत में, उसके लिए भी डीजल चाहिए पंपिंग सेट के लिए। तो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती और लागत इतना बढ़ जाता कृषिगत उत्पादों का लागत बहुत बढ़ जाता। जितना जो है उसमें आपने इन्वेस्ट किया उसकी तुलना में उसकी जो प्राइसिंग है वो नहीं मिल पाती। अगर प्रति एकड़ 10,000 रुपये खर्चा था, वो खर्चा अगर 12-15 हजार हो जाएगा तो फिर सोचिए कि आम जनमानस में खाद्यान्न की स्थिति कितनी खराब हो जाती। कोई करेगा ही नहीं फिर पैदावार। और ये पूरा तंत्र जो है भारत की अनाज व्यवस्था से लेकर के, भारत की इकोनॉमिक से लेकर के आम जनमानस के ऊपर जो है दुष्प्रभाव डालती। तो हमने बताने का प्रयास किया कि प्रशासित मूल्य से कैसे जो है किसानों को फायदा है। उसी तरीके से प्रशासित मूल्य व्यवस्था अगर उन एक्टिविटीज पे भी जहां पे सरकार की हस्तक्षेप की जरूरत है वहां जरूरी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। दूसरा हमने बात किया था कि एकाधिकारवादी मोनोपोलिस्टिक बाजार अर्थव्यवस्था। एकाधिकारवादी बाजार अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन पूछेगा कि एकाधिकारवादी बाजार अर्थव्यवस्था में
भारतीय रेल किस तरीके से अपने उत्पादों को आम जनमानस में सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है। भारतीय रेल मोनोपोलिस्टिक है क्योंकि उसके पैरेलल कोई और रेल नहीं है जो उसको कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता दे सके, कंपटीशन दे सके। तो भारतीय रेल की एक अधिकारवादी बाजार अर्थव्यवस्था उसे राजस्व घाटे से बचाए हुए है। इसलिए बचाए हुए हैं क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस से आम जनमानस को फायदा है, सस्ते दर पे टिकट मिल जाता है। और भारतीय रेल को के पैरेलल कोई और रेल नहीं है, इसलिए वो फ्रेट पे, माल भाड़े पे अधिक दर से भाड़ा ले करके, फ्रेट चार्ज करके अपनी राजस्व घाटा जो पैसेंजर के क्षेत्र में होता है उसको प्रतिपूर्ति कर लेती है, कंपनसेट कर लेती है। और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी मतलब कि -35% पे ये ऑपरेट करती है पैसेंजर सेगमेंट को। अगर आप टिकट खरीदते हैं 100 रुपये का तो वो टिकट होता है 135 रुपये। भारतीय रेल आपको 35% कम दर पे टिकट बेचती है पैसेंजर के मामले में, लेकिन माल भाड़े के मामले में अगर हम देखें तो 120 से लेके 250% तक जो है मुनाफा चार्ज करती है अपनी लागत से। तो इन दोनों का माइनस और प्लस जो है मिल करके प्लस में आता है जो 5 से 10% के बीच होता है, ज्यादा नहीं होता। क्रॉस सब्सिडी इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सब्सिडी, यानी एक पैसेंजर सेगमेंट में घाटे की पूर्ति माल भाड़ा में अधिक चार्ज करके उसकी प्रतिपूर्ति एक दूसरे के साथ कर लेती है, जिससे अंततः जो है पॉजिटिव घाटे में आने से बची रहती है भारतीय रेल। तो बताने का मतलब यह है कि मोनोपोलिस्टिक बाजार अर्थव्यवस्था, एकाधिकारवादी बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें एक ही सिंगल यूनिट को काम करने देने की सहूलियत प्राप्त है, उस स्थिति में भी भारतीय रेल किस तरीके से क्रॉस सब्सिडी देके अपने आप को एस्टेब्लिश की है। सपोज अगर ये एकाधिकारवादी और एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस नहीं होता तो क्या होता? जैसे एयर सर्विसेज के केस में आपने देखा होगा कि डायनेमिक प्राइसिंग है। कभी 5,000 का टिकट है यहां से बॉम्बे का एरोप्लेन का, तो कभी 8,000 का, कभी 7,000 का। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तो वो जो चीज है उसको हम डायनेमिक प्राइसिंग बोलते हैं, जो बाजार अर्थव्यवस्था से तय होती है, न कि एकाधिकारवादी बाजार अर्थव्यवस्था। कंफ्यूज मत होइएगा। बाजार अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप मेन हम लोगों ने पढ़ा, जो फ्री मार्केट है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटेड मार्केट है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है, जिसका दूसरा नाम मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी कह सकते हैं, जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही यूनिट कोई काम कर रही है, और वो यूनिट काम कैसे कर रही है और उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। तो इसी संदर्भ में, इसी बाजार अर्थव्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस पे तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि समाजवादी राज्य की संकल्पना किस तरह प्रशासित मूल्य व्यवस्था के साथ कोरिलेटेड है। अब आप देखिए, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को हमने इंटीग्रेट किया। कल जो हम बता रहे थे समाजवादी और सामाजिक न्याय, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं,
तो ये समाजवादी राज्य जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो ये चीज कैसे स्थापित हो रही है? ये तभी स्थापित हो रही है जबकि आप फ्री मार्केट के बजाय रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, इस तरीके की गतिविधियों से आप चला रहे हैं। तो समाजवादी राज्य की संकल्पना प्रशासित मूल्य व्यवस्था के साथ ही कोरिलेट हो रही है। अगर ये हटा दीजिएगा तो फिर समाजवादी व्यवस्था जो संकल्पना में दिया है प्रस्तावना में, वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने तो सबको अपने हाल पे छोड़ दिया। मार्केट तय करेगा, डिमांड एंड सप्लाई तय करेगा। तो इसीलिए समाजवादी राज्य की संकल्पना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि एडमिनिस्ट्रेड मूल्य व्यवस्था के साथ मार्केट को आप रेगुलेट नहीं कर देते। और इस व्यवस्था को अगर हटा दें तो बाजार अर्थव्यवस्था जो किस तरीके से मूल्य उद्देश्यों को दुष्प्रभावित करेगा, क्योंकि वैसी स्थिति में कृषिगत लागत बढ़ जाएगा और लागत बढ़ने के साथ ही जो है खेती की जाने वाली किसानों की जो वो है गतिविधियां कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, और पूरे देश में अनाज की कमी और आम किसान गरीब ये सब के लिए हर तरीके की समस्या खड़ी कर देगी। तो ये कोरिलेटेड है दोनों। अगर ये नहीं होगी तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, और साथ ही जो आर्थिक न्याय की बात कल हम लोग कर रहे थे वो भी धूमिल होने लगेगा। लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत सारी चीजें कही गई है। हिंदू ग्रोथ रेट की बात की जाती है। हिंदू ग्रोथ रेट हम उसको कहते हैं जहां पे विकास की दर, सकल विकास की दर जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, धीमी गति से 2, 4, 5, 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो जब तक हमारा देश आर्थिक रूप से इतना कॉम्पिटेंट नहीं हो जाता तब तक हमें इन रेगुलेशंस की, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस की जरूरत रहेगी ही रहेगी। अन्यथा समाज में आर्थिक आधार पर इतना ज़्यादा खाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिच हो जाएगा, इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा कि एक वर्ग यहाँ रहेगा छोटा सा तो उसके नीचे इतना बड़ा ग्रुप जो है दबा रहेगा। और क्यों दबा रह जाएगा? क्योंकि आपने इनको जो है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस के थ्रू जो है प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जब आप इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहां से जो है समाजवादी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना या आर्थिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी? अब आप सोचिए। तो आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को एक साथ क्लब करिए और तब चिंतन मनन करिए कि ये प्रशासित मूल्य व्यवस्था क्यों जरूरी है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस से मुक्ति पाना कितना कठिन काम है। इससे मुक्ति पाने के लिए जब तक आपका सबका समान आर्थिक विकास नहीं होता तब तक इस टाइप के प्रोटेक्शंस, इस टाइप के हस्तक्षेप सरकार के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। आगे बढ़ें। इसमें आगे हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमिक, बाजार अर्थव्यवस्था के क्या क्या जो है ऑर्गन्स है, अंग है। ऑर्गन मतलब उसके ब्रांचेज कह लीजिए, उसके अंग कह लीजिए। तो मार्केट इकोनॉमिक आप समझ गए और उसका उल्टा जो है वो भी आप समझ गए, मार्केट इकोनॉमी। फ्री ट्रेड भी समझ गए, फ्री मार्केट भी समझ गए। क्लियर है? तो फ्री मार्केट का जस्ट उल्टा था
एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, मोनोपोलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। अब हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमिक्स के अंग क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें अंग आता है मार्केट बाजार अर्थव्यवस्था का। जब बाजार अर्थव्यवस्था खाली बोले हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो डिमांड एंड सप्लाई पे टिकी हुई जगह है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप अभी नहीं है। जैसे सरकार का हस्तक्षेप होगा तो एडमिनिस्ट्रेट और कंट्रोल और मोनोपोलिस्टिक जो है वो बातें आ जाएगी कि रेलवे है जैसे कि। तो ऑर्गन क्या क्या है? मार्केट इकोनॉमी को कौन तय करेगा? निवेश। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होगा? प्राइसिंग, मूल्य। तीसरा क्या होगा? सरकारी नीति, सरकार की क्या नीति है, उसी के हिसाब से तो निवेश होगा। चौथा, कच्चा माल वहां पे कितना मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के बारे में व्याख्या करें और ये बताएं कि किसी प्रोडक्ट के बनाने के लिए इन अंगों की कहाँ तक प्रासंगिकता है और कहाँ तक जरूरत है। कच्चा माल चाहिए, उसके बाद आपको मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई कितनी है वहां, वो भी देखना पड़ेगा ना। डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, इतनी चीजें तो मिनिमम चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था के लिए ये सब ऑर्गन जरूरी है। सपोज कि आप किसी फल की खेती करना चाहते हैं, सपोज आप पपीता का जो पूरा बागान लगाना चाहते हैं, या आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मोबाइल बनाने की बात कर लेते हैं, कुछ भी करिए, तो वहां पे आपको सबसे पहला स्टेप होगा इन्वेस्टमेंट, निवेश, मतलब पैसा लगाना। इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी आता है कि पूंजीगत व्यय क्या है, इसी से क्वेश्चन आगे निकलेगा। क्या निकलेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में पूंजीगत व्यय, और दूसरा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब हम निवेश पे इसको जरा क्लियर कर दें। तो पपीता की खेती करने के लिए जितनी जमीन आप खरीदेंगे, खाद बीज तक, वो सब जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो हो गया पूंजीगत व्यय। या आप ऐसे समझ लीजिए कि कोचिंग चलाने के लिए जो हमने सारी एसेसरीज वन टाइम खरीदी, वो खर्चा सारा हो गया पूंजीगत व्यय, वन टाइम एक्सपेंडिचर फॉर एस्टेब्लिशिंग द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट ऑफ सर्विस, तो हो गया पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? बहुत देसी भाषा में आप समझ जाएंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है ये प्री में मेंस में। राजस्व व्यय जो वेरिएबल खर्चे होंगे इस कोचिंग को चलाने के लिए, स्टाफ का कॉस्ट, रेंट का कॉस्ट, बिजली का कॉस्ट, झाड़ू सफाई का कॉस्ट लगेगा ना, किताब कॉपी खरीदने का, बाइंडिंग कराने का, पानी पिलाने का, हॉस्पिटलिटी का, ये सब जो खर्चे होंगे वो कहलाएगा राजस्व व्यय। क्लियर हो गया? तो किसी भी मार्केट में कोई भी गतिविधियों को लाने के लिए पहली शर्त है ऑर्गन निवेश, और निवेश आप जो करेंगे पूंजीगत करेंगे। अब इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे ये अलग चैप्टर है, वहां नहीं जाएंगे हम। उसके बाद आप देखेंगे कि मूल्य क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था है ना। हम कोचिंग का उदाहरण दे लेते हैं कि अगर मार्केट में 1.5 लाख 2 लाख के बीच फीस है प्री मेंस की, तो हम जो है नए जो कोचिंग जैसे हमने खोली,
तो इसका मूल्य यहाँ पे उससे कम, जितना कम आप कर सकते हैं उतना कम करना पड़ेगा, तभी आप बाजार में टिकेंगे। अगर कोई 7,000 रुपये में क्लास दे रहा है तो हमको उस बाजार से मुकाबला करने के लिए 6,500 ही प्राइस तय करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में, बाजार अर्थव्यवस्था में टिकेंगे। तो मूल्य कितना होगा ये आप बाजार की सिचुएशंस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये फ्री मार्केट है, कंट्रोल्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस नहीं है कि भारत सरकार इसका रेट तय करेगी। आप अपने हिसाब से तय करिए कि 999 रुपया महीने पे पढ़ाएंगे कि 99,000 रुपये महीने में पढ़ाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ओपन मार्केट। तो दूसरा ऑर्गन हो गया मूल्य। तीसरा है सरकारी नीति। सरकार की नीति क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, गुड्स हो, सर्विस हो, उस पर आपको कुछ ना कुछ जो है टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कोचिंग है, जीएसटी लगेगा, इनकम होगी, इनकम टैक्स लगेगा, रेंट देंगे, म्युनिसिपल टैक्स भी इसमें शामिल होगा, लोगों को वेतन देंगे, सैलरी, तो यहां पे मिनिमम वेज एक्ट आएगा। ये हमारे बस में नहीं है, जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी नीति है वो देना पड़ेगा ना। तो सरकार की नीति जो है ये भी तय करती है कि आपको बाजार में प्रोडक्ट बेचने के लिए, जो भी सेवाएं बेचने के लिए आप क्या क्या जो है डिसीजन लेंगे और सरकार की नीतियों को कितना ध्यान रखेंगे, और ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन नीतियों का अनुपालन आपकी वैधानिक जिम्मेदारी है। उसके बाद कच्चा माल, कोई प्रोडक्ट बनाना है। कोचिंग के रेफरेंस में हम बात कर रहे थे, तो कच्चा माल क्या है? अभ्यर्थी, एस्पिरेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, कोचिंग में पढ़ने वाले लोग, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो वो हो गए हमारे लिए कच्चा माल। और लास्ट है डिमांड एंड सप्लाई। हमको कोचिंग खोलने से पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ डिमांड कितना है और सप्लाई कितने हैं, यहाँ कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से क्या यहाँ डिमांड है। अगर डिमांड ही नहीं होगी, अब आप जाके पहाड़ों पे कोचिंग खोल आइएगा कांता के गांव में, तो वहां डिमांड कहाँ है? चाहे आप एक ही कोचिंग खोल के आइएगा तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ डिमांड ही नहीं है, वहाँ एस्पिरेंट नहीं है, वहाँ अभ्यर्थी नहीं है, वहाँ उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है इस विषय को, इस मार्केट को। तो कोचिंग सेंटर के संचालन को उदाहरण में लाते हुए हमने आपको बताया कि ये भी एक ऑर्गन है, ये भी एक उत्पाद है मार्केट इकोनॉमिक के अंग के तहत। तो हम कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे जिसका उद्देश्य पैसा, रेवेन्यू, राजस्व सृजन करना है, तो उस पे इन सब बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, एक सवाल बन गया। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। निवेश कितना करना है, मूल्य कितना होगा, पॉलिसी कितनी कैसी है, कच्चा माल कहाँ है, डिमांड क्या है। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न अंगों का इंटर रिलेटेड प्रघटना कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि किसी उत्पाद के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए कोई औद्योगिक या कोई भी उत्पाद बनाने वाली यूनिट को स्थापित करने से पूर्व किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन, आर्थिक संगठन को विफलता से बचाने के लिए, विफल होने से बचाने के लिए
उनके द्वारा क्या क्या कार्यवाहियों को पूर्व में निर्धारित कर लेना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। इस पे और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म काम करता है, सावयवी जिसको बोलते हैं, जैसे कोई भी एक जीव है या कुछ भी है, इसके तमाम फंक्शनल पार्ट्स होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, सबका एक दूसरे से हाथ, नाक, आंख, कान, सबका एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, तभी चल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सावयवी व्यवस्था, ऑर्गेनिज्म व्यवस्था, सावयवी व्यवस्था, ऑर्गेनिज्म व्यवस्था किस प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था में लाए गए उत्पादों के साथ कोरिलेटेड है। बड़ा टेढ़ा लग रहा है सुनने में, और है वही जो हम पहले बता चुके हैं। अगर ये पूछ देता है कि बाजार अर्थव्यवस्था या किसी उत्पाद के विभिन्न ऑर्गन्स, विभिन्न अंगों की समरूपता सावयवी व्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो इस टाइप से तमाम क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, और आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। कब? जब आप इन चीज़ों को ठीक से समझेंगे। मेरे ख्याल से 35 मिनट हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं, फिर आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर दूसरे लेक्चर पे आते हैं। ये डेमो क्लास है, आप इसको महसूस करिए और जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको ज्वाइन करिए। 1 मिनट में आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। थैंक यू सो मच, कहीं मत जाइएगा।